नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस के हवाले से तबसरे और तस्वीरों के हवाले से कुछ तनकीद लेकर के हाजिर हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सना खान, जो कि बॉलीवुड की एक अदाकारा है, उसने अपने मजहब इस्लाम के लिए बॉलीवुड छोड़ दिया है। सुशांत मामले में फेक ट्वीट दिखाने के लिए आज तक पर 1 लाख का जुर्माना लगा है और भी दीगर चैनलों को नोटिस भेजा गया है। वो भी देखते हैं कि क्या खबर आ रही है। उधर दिल्ली फसादात को लेकर के दिल्ली सरकार ने जो 7 वीडियोस पेश किए हैं, उसमें दंगाइयों के साथ पुलिस पथराव करती हुई नजर आ रही है। ये भी खबर आ रही है। कलकत्ता में बीजेपी की रैली में बरामद हुए हथियारों ने यह साबित कर दिया है कि किस तरह इस वक्त बंगाल को आग में झोंकना चाह रही है बीजेपी। इस तरह के मुख्तलिफ तबसरे आ रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ें रखूँ। और असदुद्दीन ओवैसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। बिहार में इंतखाबात की आमद है और किस तरह मसूरी में इस वक्त ITBP, जिसको तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहा जाता है, उनकी बस फंस गई और कुलजीत कुमार नामी एक जासूस जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है, उसको गिरफ्तार कर ले जाने की खबरें आ रही है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा है। गुजरात में किस तरह एक मरतबा फिर हाथरस जैसा मामला पेश आया है, खवातीन को पीटने का। सारी चीज़ें और वीडियोस में दिखाऊं से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है नाजरीन, आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। बहकर नाज़रीन, आइए चलते हैं पहली खबर की जानिब और बात करते हैं सना खान की। बिग बॉस 6 की कंटेस्टेंट और बॉलीवुड अदाकारा सना खान ने अदाकारी कैरियर छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया, यानी अब सना खान भी ज़ायरा वसीम की राह पर चल पड़ी हैं। अदाकारा ने ऐसा करने की वजह अपने मजहब इस्लाम को बताया है। सना खान ने यह पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैसले को ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला बताया है। साथ ही उन्होंने अपने फैसले पर खुशी भी जाहिर की है। पोस्ट शेयर करते हुए सना खान ने कैप्शन में लिखा है कि मेरा सबसे खुशी वाला पल, अल्लाह मेरे इस सफ़र में मेरी मदद करें और रास्ता दिखाएं। आप सब मुझे दुआ में शामिल रखें। अपने पोस्ट में सना ने लिखा, भाइयों और बहनों, मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम मोड़ पर आ गई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। मैं सालों से फिल्म इंडस्ट्री में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। एक अरसे से मुझे हर तरह की शोहरत, इज्जत और दौलत भी मिली। मुझे ये अब सब अपने चाहने वालों से मिला, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। सना आगे लिखते हैं कि लेकिन अब कुछ दिन से एहसास मुझ पर कब्जा जमाए हुए है कि दुनिया में आने का मकसद क्या सिर्फ ये है कि वो दौलत और शोहरत कमाए। क्या इसका ये फ़र्ज़ नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी में उन लोगों की खिदमत करे जो बेआसरा और बेसहारा हैं? क्या उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है और मरने के बाद उसका क्या बनने वाला है? इन 2 सवालों के जवाब मैं मुद्दत से तलाश कर रही हूँ, खासकर दूसरे सवाल का जवाब कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। इस सवाल का जवाब मैंने अपने मजहब में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ज़िंदगी असल में मरने के बाद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, और वो इसी सूरत में बेहतर होगी जब बंदा अपने पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और सिर्फ दौलत और शोहरत को अपना मकसद ना बनाए, बल्कि गुनाह की ज़िंदगी से बचकर इंसानियत की खिदमत करे और अपने पैदा करने वाले के बताए हुए तरीक़ों पर चले। बगैर नाज़रीन, ने सना खान की अपनी आप बीती है जो उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने के बाद इस तरह उर्दू में एक लेटर लिख करके बाकायदा खैराबाद कहने का और जो है बाकायदा बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया। ज़ायरा वसीम की तरह इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने या तो बॉलीवुड में रहने वाले इस्लाम को कबूल किया था या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो पाकिस्तानी एक्टर्स क्यों ना हो, अदाकाराएँ क्यों ना हो, या फिर हिंदुस्तानी बॉलीवुड से वाबस्ता क्यों ना हो, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ख़बरें निकल करके आती हैं। और सना खान का ये फ़ैसला वाकई में काबिल तकलीद भी है और काबिल तारीफ़ भी है। आप भी इन लोगों को अपनी दुआओं में शामिल रखें ताकि वो अपनी बकिया ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल में बिता सकें। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब आपको ले चलूँ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नशरियात से मुतालिक गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी NBSA ने न्यूज़ चैनल आज तक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। लाइफ लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ने अदाकार की मौत से मुतालिक रिपोर्टिंग की मजम्मत करते हुए आज तक के अलावा जी न्यूज़, न्यूज़ 24 और इंडिया TV को मुतासिरा की प्राइवेसी और वक़ार को मजरूह करने के लिए माफ़ीनामा नशर करने का हुक्म दिया है। NBSA ने कहा कि खबरें देना न्यूज़ चैनलों का काम है जो अवामी मफाद में हो सकती हैं और जिन लोगों के बारे में ये है उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स में आने के बाद इंसाफ मिल सकता है।
लेकिन इसके साथ ही अहम है कि खबर को इस तरह दिया जाए कि मुतासरा की प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी ना हो। अफसोसनाक वाक़े को सनसनीखेज तरीके से पेश करे। ये अहम है कि मुतासरा को गैर ज़रूरी मीडिया चकाचौंध का मौजू नहीं बनाया जाना चाहिए। मालूम हो कि MBSA सेल्फ रेगुलेशन बॉडी है जो न्यूज़ इंडस्ट्री में नशरियाती ज़ाब्ते अखलाक और गाइडलाइन को नाफिज करती है। इसमें 70 चैनलों की नुमाइंदगी करने वाले 27 मेंबर शामिल हैं। मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ये सेकरी इसके सदर है। आज तक की मुतनाज़ा हिट विकेट वाली टैगलाइन की तरफ इशारा करते हुए NBSA ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजपूत जो अब दुनिया में नहीं है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये टैगलाइंस काबिल एतराज़ हैं, प्राइवेसी और वक़ार को मजरूह करते हैं। 6 अक्टूबर के ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि आज तक ने सुशांत के नाम से ट्वीट्स दिखाने से पहले ज़रूरी एहतियात से काम नहीं लिया। ये फेक ट्वीट्स थे जिन्हें बाद में चैनल ने हटा लिया था। आज तक पर इसीलिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। NBSA ने इंडिया TV और आज तक को मुतासिर अदाकार की लाश दिखाने का भी कसूरवार पाया है और लाश दिखाकर नशरियाती ज़ाब्तों की शदीद खिलाफ वर्जी को लेकर माफ़ी मांगने को भी कहा है। NBSA ने यह भी कहा है कि इन तमाम प्रोग्रामों की वीडियो अगर ब्रॉडकास्ट वेबसाइट, यूट्यूब या किसी और जगह है तो उन्हें फ़ौरन हटा दिया जाना चाहिए। बैकअप नाज़रीन, हमारे भारतीय चैनलों के बारे में तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो किस तरह जो है इस वक्त इंसानियत की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सहाफ़त को वैसे भी वो कब्र में खोद रखा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिसको लेकर के कभी कभी जो इनके ऊपर कुछ ऐसे तंजीमें होते हैं जो इन पर निगरानी करते हैं उन तक को जो है सामने आना पड़ता है और इन लोगों को माफ़ी मंगवाने पर और जुर्माना आयद करना पड़ता है। सुशांत सिंह का मामला जो खुदकुशी था उसको कत्ल में बदला करके और ड्रग्स तक पहुंचा करके किस तरह से जो है 3 महीने तक हंगामा मचाया जाता रहा और किस तरह लोगों को फंसाने के लिए प्राइवेसी पर अटैक होता रहा, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि ये मामला कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ जाकर के ख़त्म हुआ। और उसके बाद कल रिया चक्रवर्ती को जब रिहा किया गया तो किस तरह से जो है यहाँ की मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक TV को भी नंगा कर दिया कि वो TRP के लिए किस तरह से जो है लोगों को ख़रीदा करता था। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक अलग दुनिया है जहाँ पर ये एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में, अपने प्रोग्रामों को बेहतरीन बनाने के चक्कर में झूठ बोला जाता है, फेक खबरें दिखाई जाती है और ये छोटी सी खबर को इस कदर सनसनीखेज बना करके पेश किया जाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। उसकी वजूहत यही है कि इस वक्त चैनल्स की भरमार हो चुकी है और हर चैनल एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में गलत खबरें पहुंचाने की कोशिश करता है या सबसे तेज़ पहुंचाने के चक्कर में बहुत ही झूठी और अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाता है, जिसको लेकर कि इस वक्त वैसे भी पूरा भारत का हर एक बाशिंदा परेशान है इन TV चैनलों से। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली सरकार ने 7 वीडियोस इस वक्त सौंपे हैं दिल्ली फसादात को लेकर कि उसमें क्या कुछ है, हम लोग उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सरकार के महकमे दाखिला ने 5 अक्टूबर को ऐसे 7 वीडियो क्लिप दिल्ली पुलिस को सौंपे हैं जिसमें दिल्ली फसादात के दौरान 2 पुलिस एहलकार मुबैना दंगाइयों के साथ मिलकर ईंट और अंडे फेंक रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो में पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर 5 जख्मी लोगों को ज़मीन पर लेटाकर उनको कौमी तराना गाने को मजबूर कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों ने देखा था। मशरक़ी दिल्ली के पुलिस डिप्टी कमिश्नर ने 2 दिन बाद ही जवाब में कहा था कि इन तीनों वीडियो पर कार्रवाई की गई है जबकि बाकी वीडियो का तस्या किया जा रहा है और सही जाए वक़ूअ तारीख और वक्त की तस्दीक के बाद इस सिलसिले में रिपोर्ट दायर की जाएगी। जिस वीडियो में पुलिस एहलकार जख्मी लोगों से कौमी तराना गाने के लिए मजबूर करते दिख रहे हैं, उस वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि क्राइम ब्रांच की स्पेशल जाँच टीम के जरिए जाँच की जा रही है। उसके अलावा एक दीगर वीडियो में हथियारों से लेस कुछ पुलिस एहलकार मुबैना दंगाइयों के साथ ईंट फेंकते हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो में दंगाइयों और पुलिस एहलकारों के चेहरे भी साफ देखे जा सकते हैं। वीडियो में पुलिस का आउटपोस्ट भी साफ दिखाई दे रहा है जिससे जायकों की तस्दीक होती है। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है, इस तरह का बयान पुलिस ने दिया है। एक दीगर वीडियो में कुछ पुलिस एहलकार मुबैना दंगाइयों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ सेकंड बाद पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर दंगाइयों को दूसरी तरफ जाने का हुक्म देते हैं। उसके बाद पुलिस एहलकार वो शहरी ईंटें फेंकना शुरू कर देते हैं। वीडियो में कई चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही कई दुकानों की होर्डिंग्स भी साफ दिख रही है जिससे जायकों का पता चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इस वीडियो की भी जांच की जा रही है। एक तीसरा वीडियो उन जख्मी लोगों का है जिन्हें मुबैना तौर पर कौमी तराना गाने को मजबूर किया जा रहा है। इनमें से एक की पहचान फैजान के तौर पर की गई जिसके बाद उसमें मौत भी हो गई। बैकअप नाज़रीन, ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है अदालत में पेश की जा चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी वीडियोस वो हैं जो पुलिस को खतावार करार देते हैं, पुलिस को कटहरे में खड़ा करते हैं और दिल्ली फसादात में उनका किस तरह का किरदार था एक मखसूस मजहब के लोगों को निशाना बनाने के लिए और अक्सरियती तबके के साथ मिलकर के जो फतराव में शामिल हुए और जिस तरह का रवैया मुस्लिम नौजवानों के साथ अगर साफ अल्फाजों में कहे तो रवैया इख्तियार किया गया,
जाहिर सी बात है कि उसमें कसूरवार पुलिस है। अब पुलिस इस सिलसिले में खुद जांच करेगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो जांच चल रही है उसमें कहां तक इंसाफ पसंदाना तौर पर जांच हो रही है, और इन वीडियोस की खुद अगर पुलिस भी जांच करेगी तो इसमें कहां तक इंसाफ पसंद जांच हो सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं फिलहाल ये वीडियोस जो है पहुंच चुके हैं अदालत के अहाते में। नाज़रीन, कलकत्ता में जो हंगामा मचा है वो आप लोग जानते हैं, जो मच रहा है वो भी आप जानते हैं। जाहिर सी बात है, कल भी मैंने कहा था कि कलकत्ता में इस वक्त बहुत ज़्यादा इलेक्शन तक यही सूरत हाल रहेगी और बीजेपी पूरी तरह से जो यहाँ पर हंगामा मचाने की कोशिशों में है। सियासी जमातों का एक दूसरे पार्टियों के साथ आमने सामने होना, एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करना सियासत में आम सी बात है, लेकिन बंगाल में बरसर इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की एहतजाजी रैली ने कई सवाल खड़े किए हैं। एहतजाजी रैली के दौरान बीजेपी कैडरों के पास से बरामद हुए हथियारों से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर एहतजाज रैली के जरिए सियासी जमात का मकसद क्या था? आखिर हथियार लेकर बीजेपी के कैडर एहतजाजी रैली में क्या कर रहे थे? क्या रियासत में तशद्दुद फैलाने का कोई मंसूबा था? इस तरह के कई सवाल हैं जो बरसर इख्तिदार जमात के लीडर उठा रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। बंगाल में बढ़ती बदउनवानी, बेरोजगारी और तशद्दुद के खिलाफ बीजेपी ममता हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरी थी। बीजेपी की जानिब से रियासती सेक्रेटरिएट नबानो के घेराव का ऐलान किया गया था। रियासत भर से बीजेपी के लीडर एहतजाजी रैली में शामिल होने के लिए हौड़ा पहुंचे। वज़ीर आला ममता बनर्जी के दफ्तर नबानो के चारों तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी और यहां तक कि पहुंचने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। बीजेपी ने पुलिस पर बीजेपी वर्करों को गिरफ्तार करने का इल्जाम लगाया है। देखिए, ये तेजस्वी सूर्या जो कर्नाटक से जिसका ताल्लुक है, वो बंगाल में जाकर के क्या कर रहा है? ये वैसे भी आग लगाने के लिए बहुत मशहूर है। कर्नाटक में आग लगाने के बाद बंगाल में आग लगाने के लिए पहुंच गया है। एक पुलिस थाने में यहाँ पर गया था शिकायत दर्ज करने के लिए, वहाँ पे शिकायत दर्ज नहीं हुई, तो ये क्या बयान दे रहा है मीडिया में, ये सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल बिहार के इंतखाबात के आमद के मौके पर बंगाल में इस तरह का बीजेपी का शूशा छोड़ना आखिर क्या मतलब है? मतलब ये वाज़ेह तौर पर आप समझ लें कि इस वक्त बीजेपी हुकूमत और नीतीश की हुकूमत बिहार में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के करीब में जो है इस तरह के सवालात उठेंगे और बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आवाम को इन तमाम चीज़ों से भड़का करके तमाम मीडिया चैनलों को बंगाल में पहुंचाने के लिए और बंगाल को मौजूए बहस बनाने के लिए और एक तीर से दो शिकार करने के लिए बीजेपी की कोशिश हो रही है, जैसा कि अक्सर तबसरा निगार जो सियासी तबसरा करते हैं वो लिख रहे हैं कि असल में यहाँ बंगाल में इस तरह का हंगामा मचा करके जो नाकामियां नीतीश कुमार की बीजेपी के हवाले से हुई है उसको भी छुपाना है और अगले साल जो इंतखाबात यहाँ बंगाल में होने वाले हैं उसके लिए जो है अपने गढ़ को मजबूत बनाना है, बंगाल को जो है तृणमूल कांग्रेस से अपने कब्जे में कर लेना है। इस तरह की वजह से इस तरह के हंगामे यहाँ बर्पा हो रहे हैं। इस तरह कहते हुए सियासी तबसरा अलग अलग अंदाज में सियासी तबसरा करने वालों ने अपने अपने एतबार से तबसरा करने की कोशिश की है, जिसका मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखा है। बहकर नाज़रीन, आइए एक तस्वीर देखें जम्मू एंड कश्मीर की। ये अगर तस्वीर में जो नौजवान है इसका नाम कुलजीत कुमार है। कुलजीत कुमार की जगह अगर इसके नाम के आगे कोई खान लग जाता, शेख लग जाता या कुछ और ही लग जाता जो मखसूस मजहब की जानिब निशानदेही होती है, तो आज मीडिया में हंगामा मच गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि कुलजीत कुमार यहाँ पर जो पुलिस इसको गिरफ्तार की है इस वजह से कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी क्या करता था। और ये ताज़ा खबर है जो इस वक्त आ रही है और सांबा ज़िले में इसको जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आप अंदाज़ा लगाए कि कोई भी मीडिया ना ही कोई वेबसाइट इस सिलसिले में लिख करके तबसरा करने को तैयार है, इसलिए कि जो है ये इसका नाम जिसको जासूस के तौर पर जो पाकिस्तान को जासूसी करते हुए गिरफ्तार हुआ है उसका नाम कुलजीत कुमार है। यही वजह है कि मीडिया को सांप सूंघ गया है। बहरहाल नाज़रीन, आइए कुछ तस्वीरें और दिखाऊं। ये मसूरी से आ रही तस्वीरें हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसको ITBP कहा जाता है, उनकी एक बस जो है यहाँ पर केम्प्टी फॉल्स के करीब फंस गई है और करीब था कि वो नीचे लुढ़क करके तमाम लोगों की जान चली जाती, लेकिन वो एक जगह आकर के फंस गई और बहुत ही ऊंचाई पर फंसी हुई थी। नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है। उत्तराखंड के मसूरी से आ रही ये तस्वीरें हैं, लेकिन तमाम लोगों ने बहिफाजत यहाँ पर तमाम पुलिस अफसरान को उतार लिया गया और किसी तरह के ज़ख्मी होने की या नुकसान होने की खबरें नहीं आ रही हैं। लेकिन जिस अंदाज में ये बस फंस गई थी एक खाई के ऊपर आकर के, वो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ बहुत सारी दीगर मकामी पार्टियों के साथ मिलकर के इस वक्त इत्तेहाद बनाया है और कल इस इत्तेहाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था।
इसमें बयान देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 15 साल नीतीश कुमार और बीजेपी ने हुकूमत की और 15 साल आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर के हुकूमत की, लेकिन बिहार का क्या हाल है ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। अब वक्त आ गया है कि यहाँ के लोगों को एजुकेट किया जाए, यहाँ के मसाइल, यहाँ के गरीब लोगों के मसाइल को हल किया जाए। यही वजह से जो है मुख्तलिफ मकामी पार्टियों से मिलकर के हम लोगों ने इत्तेहाद बनाया है। ये कहते हुए बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमसे जो हो सकता है बिहार के लिए हम ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, आइए एक और आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखकर की इजाज़त लूँ। जिस तरह हाथरस में मामला पेश आया आप वाकई जानते हैं। अब एक वीडियो वायरल हो रही है और जो वीडियो आ रही है गुजरात के बनासकांठा के एक इलाके की है। यहाँ पर बताया जा रहा है बनासकांठा की तहसील देदर के गांव राया में आई है। एक बच्ची को मारा गया और उस पर जुल्म सितम ढाया गया, उसको जिस्मानी तौर पर हरासा किया गया। इसके बाद खुद देहातियों ने इस लड़की के खिलाफ ही जो है जाकर के केस दर्ज कर दी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बीजेपी की हुकूमतें जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर किस तरह जो है इस वक्त ख़वातीन और तालिबात लड़कियों के साथ इस्तेहसाल किया जा रहा है और उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये वीडियो हम पूरी नहीं दिखा सकते, ये मारधाड़ की है जिस पर हमला किया जा रहा है। यही वजह है कि हम थोड़ा सा रोक करके आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। ये मामला जो सामने आया है गुजरात की ज़िला बनासकांठा के देदर के गाँव राया में पेश आया, जहां पर एक बच्ची को ज़दोकोब किया गया है। बैक नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी शाम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।